जय हिंद। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पार्ट 1 में आर्टिकल 1 to 4 कवर है और इसमें बेसिकली यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में गिवन है। ठीक है, और इसके अलावा जो अब मैंने बताया आपको, पार्ट 1 में आर्टिकल 1 to 4 पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 1 जो है ना, वो हमें बेसिकली बताता है कि इंडिया जो है इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट। बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि इंडिया जो है एक यूनियन ऑफ स्टेट है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इसके अलावा जैसे बहुत लोगों ने अपना एडवाइस भी दिया था कि इंडिया का नाम इंडिया से हटा के भारत रख दिया जाए, पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना करते हुए ये कहा कि ये ऑलरेडी जो आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है वो डिनोट करता है कि इंडिया दैट इज़ भारत, तो वो एक ही चीज़ है, तो उसमें कोई कंसेप्शन नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको मना कर दिया। ठीक है, इसके अलावा इसीलिए इसका नाम इंडिया दैट इज़ भारत वाला ही कंसिडर किया जाता है, कॉन्सेप्ट अलग से नहीं किया गया। और जो स्टेट्स है उसके बारे में फर्स्ट शेड्यूल में दिया हुआ है। जैसे ये तो आर्टिकल हो गए और ये पार्ट्स हो गए, इसके अलावा कुछ शेड्यूल्स भी बनाए गए थे कुछ टॉपिक्स लिखने के लिए, तो स्टेट के बारे में फर्स्ट शेड्यूल में दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा 3 टाइप ऑफ एरियाज़ भी इसमें स्टेट में कवर अप होते हैं, जो कि है हमारा स्टेट, यूटी एंड एक्वायर्ड एरिया। एक्वायर्ड एरिया वो एरिया होता है, जैसे मान लीजिए कि फ्यूचर में अगर हम कोई किसी कंट्री के साथ वॉर हो रहा है, कोई बाउंड्री हम जीतते हैं, तो वो हम उसको इसमें शामिल कर सकते हैं। तो देखिए कितनी ब्यूटीफुल लिखा हुआ है कि आगे की सोच हमारा इंडिया हर चीज़ में रखता है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने भी यहाँ पे भी आगे की सोच दिखाई, विच इज़ एक्वायर्ड एरिया कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसके अलावा जो आर्टिकल 2 है इसमें बेसिकली ये है कि जो पार्लियामेंट प्रेसिडेंट के प्रायर परमिशन से, जैसे पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट के प्रायर परमिशन लेनी पड़ती। ठीक है, और इसके अलावा अटैच एनी फॉरेन स्टेट इन इंडिया, मतलब आर्टिकल 2 हमें ये कहता है कि हम जो है पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट के प्रायर परमिशन को लेकर किसी भी स्टेट के, जो फॉरेन कंट्री का स्टेट है, उसको इंडिया में अटैच कर सकते हैं, मतलब इनको बता के। और इसका एक एग्जांपल भी है, जैसे 16 मई 1975 में सिक्किम को 16 मई 1975 में इंडिया का पार्ट बनाया गया था। तो इसमें अब ये थोड़ी कि किसी दूसरे कंट्री की बाउंड्री है तो आप ऐसे ही बना सकते हैं, नहीं, तो कुछ प्रोविजंस रहे होंगे। तो ये है 35th अमेंडमेंट किया गया था 1974 में। ठीक है, तो इसमें क्या था कि सिक्किम ने पहले कुछ दिनों तक टेस्ट किया कि भाई इंडिया हमें जच रहा है कि नहीं, हम रहने लायक है कि नहीं, कैसा ये हमारे साथ बिहेव करेंगे इंडिया वाले, ये वो। तो सब कुछ देख के सिक्किम वालों ने कुछ दिन रह के, और ये जो है सिक्किम का सहराज 2A में दिया हुआ है। ठीक है ना, तो फिर 36 अमेंडमेंट 36 अमेंडमेंट के तहत सिक्किम जो है 22nd स्टेट बन गया था इंडिया का। ठीक है, और इसके अलावा आर्टिकल 3 कि आर्टिकल 3 ये स्टेट करता है कि पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट, ठीक है, जो पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट है उनको स्टेट में किसी नेम, एरिया, बाउंड्री में चेंज करना, कि पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट दोनों के पास पावर है कि वो किसी भी स्टेट के नेम, एरिया, बाउंड्री में चेंज कर सकते हैं। मतलब जैसे कि एग्जांपल उड़ीसा भी कहते हैं हम। ठीक है, तो जैसे नेम चेंज कर सकता है, एरिया में भी चेंज कर सकता है, जैसे पंजाब का पार्ट आप दे दो वेस्ट बंगाल को, वेस्ट बंगाल का पार्ट आप बिहार को दे दो, वैसे, और बाउंड्रीज भी चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट के पास पावर है, जो कि आर्टिकल 3 हमें बताता है। इसके अलावा एग्जाम्पल है, जैसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना था 1 नवंबर 2000 में, फिर बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000, यूपी से उत्तराखंड बना 9 नवंबर 2000 को। और ठीक है, और इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है बेरुबरी यूनियन केस। इसमें बेसिकली ये था ना कि जैसे बांग्लादेश में मुस्लिम मेजॉरिटी लोग हैं, सबको पता था, तो उसका कुछ एरिया, मतलब वहाँ पे जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया चले गए थे, और जैसे और यहाँ पे मान लीजिए बिहार में कोई बाउंड्री रह गई हो, तो ये था कि जो ये कह रहे थे बेरुबरी यूनियन केस में कि भाई जो लोग उसमें तो फैसला किया गया, तो एक एग्जांपल दिया जा रहा था कि अब जो हिंदूज़ हैं उनको इंडिया में रख लीजिए और जो मुस्लिम हैं उनको वहाँ कर दीजिए, तो इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इसमें बेरुबरी यूनियन केस जो है बेसिकली बाउंड्री रिलेटेड से डील करता है। ठीक है, और इसके अलावा ये जो सिड्रल रेड क्लिफ है, ये एक ऐसी लाइन है जो कि इंडिया और
पाकिस्तान को डिफरेंस करती है, मतलब इनकी बाउंड्रीज़ को बांटती है। और ये एक ब्रिटिश ऑफिसर भी रहे हैं, सिरिल रैटक्लिफ। इसके अलावा आर्टिकल 4 में ये है कि जो भी आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में दिया हुआ है उसमें अमेंडमेंट को 366 आर्टिकल 2 और 3 में अमेंडमेंट किया जा सकता है, लेकिन और उसको 368 से बाहर रखा गया। 368 से अगर कोई भी चीज़ रजिस्टर्ड है या 368 के अंदर अगर रखेंगे तो उसमें है कि आपको प्रेसिडेंट का साइन लेना कंपलसरी है। पर अब क्योंकि आर्टिकल 4 कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 में अमेंडमेंट किया जा सकता है और इसको 368 से बाहर रखा गया है, तो मतलब कि सिर्फ आपको प्रेसिडेंट का परमिशन चाहिए, साइन कंपलसरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि साइन तब कंपलसरी होता है जब इसको 368 में रखा गया होता। इसके अलावा जो आर्टिकल 4 ये भी कहता है कि चेंजेस करने के लिए, अब जाहिर सी बात है कोई एक इंसान उठ के तो नहीं चेंज कर सकता, किसी की सलाह मशवरा सपोर्ट की ज़रूरत है, तो हाँ बिल्कुल है। तो 50% मेजॉरिटी होनी चाहिए। जैसे लोकसभा में 545 सीट्स है तो उसमें से 273 50% होगा, तो उतने लोग जब सहमत होंगे तो ही ये किया जा सकता है। उसके अलावा प्रेसिडेंट के हामी जो कि हो ही जाएगी, ठीक है, क्योंकि 368 से बाहर है तो पहले पूछ लिया जाता है तो हो गया। उसके अलावा शेड्यूल 1 और 4 भी अफेक्ट होता है जब ये आर्टिकल 2 और 3 में अमेंडमेंट किया जाएगा आर्टिकल 4 के तहत, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा पार्ट 1 है आर्टिकल का, वो डील करता है 1 to 4 से। तो 1 में दिया हुआ है यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। सेकेंड में दिया हुआ है हमारा फॉरेन स्टेट, ठीक है। और थर्ड जो है करंट फॉरेन स्टेट जो कि इंडिया में मिलेंगे वो, और थर्ड स्टेट जो कि करंट स्टेट है और वो उसमें चेंजेस होगा। और फोर्थ जो है जो नॉर्मल मेजॉरिटी प्रेसिडेंट ऑब्लाइज, मतलब कि यहाँ पे जो प्रेसिडेंट से आप पहले ही परमिशन लेते हैं, कंपलसरी नहीं उनका साइन लेना, तो ये है। इसके अलावा जो हमारा 1893 में है वो दुरांद लाइन है जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करती है, ठीक है। 1893 में दुरांद लाइन बनाई गई थी जो कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करती है। और दुरांद में एक वर्ल्ड गेम खेले जाते हैं, दुरांद कप, जो कि बेसिकली फ़ुटबॉल से डील करता है। ये बहुत एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। फिर सेकेंड पॉइंट है जैसे 1935 में फिर बुरमा बनाया गया, 1947 में पाकिस्तान बना, ठीक है। तो फिर इंडिया में जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो 552 थे जब इंडिया पाकिस्तान अलग हुआ। तो फिर जो मतलब जब इंडिया पाकिस्तान अलग हुआ था तो इन लोगों को जाहिर सी बात है कि छूट दी गई थी कि अगर आप इंडिया के साथ मिल के रहना चाहते हैं तो मिल सकते हैं, पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं, या अगर आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं तो मिल सकते हैं। तो पाकिस्तान के साथ 13 स्टेट्स चले गए थे और इंडिया में 552 प्रिंसली स्टेट्स आ गए थे, ठीक है। तो इसके लिए उसके बाद से 2 कमेटी भी बनाई गई थी। वो जो 2 कमेटी हैं, एक थी हमारी एक तो है हम सरदार वीपी नमन कमेटी, 2 कमेटी बनाई गई थी हमारी बेसिकली। एक सेकेंड, तो वो जो 2 कमेटी थी ना वो ये कह रही थी कि आप जो है ना लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट को बांट सकते हैं, मतलब लोगों की सलाह थी, लेकिन उन दोनों कमेटी ने ये मना कर दिया था कि नहीं, लैंग्वेज के बेसिस पे हम नहीं बांटेंगे। तो वो जो एक कमेटी थी उसमें सरदार पटेल थे और जो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे, मतलब उन्होंने ये मेन इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था जो प्रिंसली स्टेट्स है उनको अटैच करके एक पर्टिकुलर कंट्री इंडिया को इस्टेब्लिश करने में, ठीक है। तो इन्होंने सरदार पटेल की कमेटी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और इसके अलावा इनके साथ वीपी मेनन थे और माउंट बेटन। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब ये इन टेरिटरीज़ को जोड़ा जा रहा था तो उसमें कौन से ऑफिसर, ब्रिटिश ऑफिसर मेन रोल प्ले करते हैं, तो माउंट बेटन, ठीक है। और इसके अलावा फिर कुछ ऐसे भी स्टेट्स थे जो अपना इंडिपेंडेंट बनना चाहते थे, अलग से ना इंडिया के साथ रहना चाहते थे ना पाकिस्तान के। तो हैदराबाद चाहता था कि मैं अपना अलग से एक कंट्री को ऐसे एक अलग से बनाऊँ। तो वहाँ पे जाहिर अब बीच में था तो उसको तो हटा नहीं सकते थे, तो फिर सरदार पटेल ने क्या किया, वहाँ पे एक ऑपरेशन पोलो स्टार्ट कर दिया। इसमें बेसिकली पुलिस ने अपना रोल दिखाया और फिर करके इनको मना लिया। फिर इंडिया के साथ आ चुके। फिर एक जूनागढ़ में हुआ था गुजरात में, फिर वो कह रहे हैं कि हम भी अलग होंगे, तो फिर यहाँ पे सरदार पटेल ने रेफरेंडम करवाया, फिर जूनागढ़ भी इंडिया में रह गया। फिर जम्मू एंड कश्मीर आती है, यहाँ पे मेन प्रॉब्लम ये थी कि भाई मेजॉरिटी ऑफ लोग मुस्लिम थे, लेकिन यहाँ के जो राजा थे वो हिंदू थे, हरी सिंह। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई हम ना इंडिया के साथ रहेंगे ना पाकिस्तान के, हम अपना इंडिपेंडेंट बनाएंगे। तो फिर क्या था,
फिर कुछ टाइम बाद पाकिस्तान ने क्या किया कि अटैक कर दिया कश्मीर पे। तो फिर कश्मीर पे जब अटैक किया तो अब बहुत बुरा हाल हो गया था, तो उन्होंने कुछ पार्ट ले भी लिया था, तो जिसको हम POK भी कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो फिर यहाँ पे ये यहाँ के हरी सिंह आए नेहरू जी से मदद मांगने, तो नेहरू जी ने फिर सरदार पटेल को कहा, तो फिर यहाँ पे एक्सेशन के थ्रू कश्मीर इंडिया से जुड़ा गया, ठीक है, 26 अक्टूबर 1947 में। और एक नौशेरा जगह में जो पाकिस्तान की आर्मी थी वो बहुत बुरी तरीके से लड़ी थी, लेकिन हमारी इंडियन आर्मी भी कम नहीं थी, उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। यहाँ पे एक ब्रिगेडियर उस्मानी है, उनको लायन ऑफ नौशेरा भी कहा जाता है, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी, पर तब तक पाकिस्तान ऑक्युपाई कर चुका था, ठीक है। और इंडिया के सोल्जर्स ने भी मुँह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान के लोगों को। फिर उसके अलावा इंडिया 1951 में कुछ इस तरीके से बांट दिया गया 4 कैटेगरी में, 4 कैटेगरी में। पहला ए जो जैसे मान लीजिए ब्रिटिश प्रोविंस, बी प्रिंसली स्टेट, सी कमिश्नर स्टेट। कमिश्नर स्टेट में बेसिकली मेन जो सिटीज़ थी वो आ रही थी, जैसे मद्रास, मेन सिटीज़ आ रही थी। और डी में जैसे UT। और अब ये था कि जो प्रिंसली स्टेट थे वहाँ की गवर्नेंस में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए वहाँ पे कमीशन बैठाया गया। यहाँ पे 2 कमेटी थी, SK धर कमेटी और JVP कमेटी, ठीक है। तो ये 2 कमेटी थी जिनको ये सलाह दिया जा रहा था कि भाई आप लैंग्वेज के बेस पे स्टेट बांट दीजिए, लेकिन इन्होंने मना कर दिया, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक इंसान आते हैं पेट्टू श्री रामलू, वो 56 डे का फास्ट करते हैं कि नहीं लैंग्वेज के बेसिस पे ही स्टेट का बांटना चाहिए। फिर ऐसे कर करके वो फास्ट रखते 56 डेज़ तक वो फास्ट रखते, फिर उनकी डेथ हो जाती है। तो फिर नेहरू जी को लोग कोसने लगते हैं, उनको लॉर्ड डलहौजी से कंपेयर करते हुए कहते हैं कि वो तो लॉर्ड डलहौजी से भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ये ब्रिटिश ऑफिसर लॉर्ड डलहौजी। फिर 10 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश जो है फर्स्ट लैंग्वेज स्टेट के बेसिस में इस्टेब्लिश होता है। इसके अलावा एक फजल अली कमेटी बनाई गई थी, ठीक है। इसमें 3 मेंबर थे और उसमें SC जज, सुप्रीम कोर्ट के जज भी थे, और इन 3 मेंबर में एक सुप्रीम कोर्ट के जज भी थे और एक फजल अली और एक और इंसान थे। तो फिर 1953 में गठन किया गया था फजल अली कमेटी का, मतलब ये कमेटी बनाई गई थी और रिपोर्ट इस कमेटी ने, फजल अली कमेटी ने 1956 में दी थी। तो इसमें बेसिकली था क्या, फजल अली कमेटी ये लेके आई थी आइडिया कि हाँ लैंग्वेज बेसिस पे बनाएंगे, पर इसमें ये भी था कि लैंग्वेज बेसिस पे, जैसे पंजाबी बोल रहे तो पंजाब बन जाएगा, हरियाणवी बोल रहे तो हरियाणा बन जाएगा, गुजराती गुजरात। पर ये नहीं होगा कि अब ऐसा भी नहीं कर देंगे कि वहाँ पे सिर्फ पंजाबी है, सिर्फ गुजराती गुजरात में, सिर्फ पंजाबी पंजाब में नहीं, जो भी इंसान जहाँ चाहे वो रह सकता है, पर लेकिन लैंग्वेज की बेसिस पे स्टेट्स को हम बांट देंगे। फिर 1956 में 7th अमेंडमेंट किया गया, जिसमें उसके अलावा स्टेट जो थे उस टाइम पे 14 और UT 6 थी। फिर उसके बाद पेप्सू पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन 1966 में शाह कमेटी बनाई गई थी, जो कि इससे डील कर रही थी पेप्सू से। फिर उसके बाद से कुछ शाह कमेटी जो है पेप्सू से डील कर रही थी। फिर यहाँ पे कुछ पेप्सू का तोड़ फोड़ के बना तो हिमालय से हिमाचल बन गया, जहाँ पे हिंदी बोली जा रही थी वहाँ हरियाणा पंजाबी बोल रहे थे तो पंजाब, UT को चंडीगढ़ कर दिया, और इस तरीके से करते 28 स्टेट और 8 UT बनी। तो ये था पूरा पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच कवर्स व्हाट आर्टिकल 1 to 4 एंड द टॉपिक इट कवर्स मेनली इज यूनियन एंड टेरिटरी। आई होप समझ में आएगा। तब तक के लिए जय हिंद।